Hi guys, I'm C. Ashika Khandelwal and welcome to the fourth lecture of Strategic Cost Management. पिछले सेशन में हमने टारगेट कॉस्टिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए और इस सेशन में हमारा टारगेट रहेगा टू फिनिश टारगेट कॉस्टिंग और हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. वैसे देखा जाए तो अभी हमारे दो ही क्वेश्चंस बचे हैं क्योंकि क्वेश्चन 11 तक हमने पिछले सेशन में देख लिया था. अब 12 और 13 क्वेश्चन बचा है. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. You, the manager of paper mill XYZ Limited, have recently come across a particular type of paper which is being sold at a substantially lower rate by another company ABC Limited than the price being charged by your own mill. क्या बोला गया है? आप XYZ के मैनेजर हो और आपको ऐसा पता चला है कि एक ABC नाम की जो कंपनी है वो पेपर सेल करती है और वो बहुत कम प्राइस में सेल करती है. वो पेपर जिस रेट में आप करते हो उससे तो काफ़ी कम में करती है. ठीक है. द वैल्यू चेन फॉर 1 मेट्रिक टन ऑफ सच पेपर फॉर एबीसी लिमिटेड इज फॉलोज. एबीसी लिमिटेड फिर वो मर्चेंट को देती है, फिर प्रिंटर को देती है और फिर वो कस्टमर को देती है. अब वैल्यू चेन क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग आपके थ्योरी में कवर करने वाले हैं क्योंकि आपके मॉड्यूल में दिया है. बट अगर मैं अभी आपको बताऊँ वैल्यू चेन मतलब कि पहली बात चेन मतलब क्या होता है. आपने बचपन में देखो चेन रिएक्शन सुना होगा या पढ़ा होगा साइंस में. चेन रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप और प्रोसेस. तो बेसिकली वैल्यू चेन इज कि आप एक प्रोसेस के बाद मतलब डिजाइनिंग से लेके कस्टमर्स तक पहुंचने तक जो प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज नोन एज वैल्यू चेन. तो आप अगर मीनिंग लिखना चाहो तो डिजाइनिंग से लेकर कस्टमर्स तक पहुंचने तक जो भी प्रोसेस है दैट इज नोन एज वैल्यू चेन. ये आप शॉर्ट में लिख लो वहां पर. ठीक है. तो एबीसी लिमिटेड सेल्स दिस पर्टिकुलर पेपर टू मर्चेंट एट द रेट ऑफ 30,400 पर मैट्रिक टन. तो ये एबीसी लिमिटेड मर्चेंट को 30,400 में सेल करता है. ABC Limited pays for freight which amounts to 600 metric ton. फ्रेट कितना? 600. अभी मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या करना है बट जो भी इंफॉर्मेशन है मैं सिर्फ गैदर कर रही हूँ और लिख ले रही हूँ. Average sales returns and allowances amount to 4% of sales and approximately equal to 1200 metric ton. तो डायरेक्टली फिगर भी दे दिया. ठीक है. सेल्स रिटर्न 1200. अब जो ये फ्रेट हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ये सब आपने नोटिस किया है क्या है? ये है पोस्ट सेलिंग कॉस्ट, मतलब आपके सेल होने के बाद का कॉस्ट है. ठीक है. द वैल्यू चेन ऑफ योर कंपनी थ्रू विच द पेपर रीचेज द अल्टीमेट कस्टमर इज सिमिलर टू दैट ऑफ एबीसी लिमिटेड. मतलब जो XYZ कंपनी है उसकी वैल्यू चेन सिमिलर टू दिस है. हाउएवर योर मिल डज नॉट सेल डायरेक्टली टू द मर्चेंट. तो ये जो ABC मर्चेंट को दे रही थी वैसे ये जो XYZ है ये मर्चेंट को नहीं दे रही है डायरेक्टली. ये क्या करती है? द लैटर रिसीव्स द पेपर फ्रॉम अ ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मेंटेन्ड बाय योर कंपनी एट हरियाणा. लैटर मतलब क्या हो रहा है? लैटर मतलब इधर हो रहा है मर्चेंट. आप ये लिख लो क्योंकि आपको कभी कभी समझेगा नहीं. ये इस सेंटेंस के कंटिन्यूएशन में अगर पढ़े योर मिल डज नॉट सेल डायरेक्टली टू द मर्चेंट, द लेटर रिसीव्स द पेपर. तो इधर लेटर मतलब मर्चेंट हुआ. तो मर्चेंट किससे रिसीव करता है? मर्चेंट एक बीच में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उससे मर्चेंट रिसीव करता है. तो यहाँ पे मर्चेंट हो गया और बाकी प्रोसेस तो सेम है. तो मर्चेंट के बाद कहाँ जाता है? प्रिंटर, और प्रिंटर से कस्टमर. हमारी लिए वैल्यू चेन हो गई ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हरियाणा में. ठीक है. शिपमेंट कॉस्ट फ्रॉम मिल टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अमाउंट टू 200 पर मैट्रिक टन. तो इधर शिपमेंट कॉस्ट के बारे में दिया है मुझे कितना? 200. while the operating cost in the distribution center have been estimated to 125. इधर ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे दी है 125. ठीक है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट्स मेड अमाउंट टू एन एस्टिमेटेड ऑफ 120 रुपीज. तो ये मेरा रिक्वायर्ड प्रॉफिट है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को? 120. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिल मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट. टारगेट कॉस्ट मैन्युफैक्चर करनी है बट कौन सी? टारगेट कॉस्ट बतानी है बट कौन सी? मिल मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. देखते हैं ये क्या है.
for this particular paper, you may assume that the return on investment expected by your company equals to 120 per metric ton. तो expected by your company मतलब XYZ के लिए ये expected return है, मतलब उसका desired profit है 120. अभी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि किस तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे. आप लिखना मत, आप पहले ध्यान दीजिए फिर बाद में लिखिए. चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक टेबल बना लेते हैं. ठीक है, इसको तो एक ठीक है. इधर पर्टिकुलर्स, ये रुपीस, मतलब ये इनर कॉलम हो जाएगा, ये आपका आउटर कॉलम हो जाएगा. पर्टिकुलर्स. ठीक है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन मुझे क्या दी है, एक मिनट, आपको मैं एक, अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. आप यहाँ पे पहले लिख लो स्पेसिफिक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है. मैं अभी ये सब यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ये नहीं, ये वाला पार्ट ओनली. एक सेकेंड, सिर्फ ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देती हूँ. हाँ, ये क्वेश्चन स्पेसिफिक कॉस्ट का क्वेश्चन है. मुझे कैसे समझा ये स्पेसिफिक कॉस्ट का है, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आप देखोगे कि मैं XYZ की मैनेजर हूँ, क्या मेरे पास मेरे लिए सेलिंग प्राइस दी है क्या, एक बार चेक करो. तो अभी मैंने यहाँ पे पूरा डेटा लिखा है, ये देखो, क्या मेरे लिए सेलिंग प्राइस दी गई थी क्या, नहीं. मुझे सिर्फ क्या दिया है, डिजायर्ड प्रॉफिट दिया है, और ये जो भी होगा कॉस्ट, और ये ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ये प्रॉफिट दिया है. मुझे कहीं भी सेलिंग प्राइस नहीं दी है, ये शिपमेंट कॉस्ट है. तो मुझे मेरे कंपेटिटर की सेलिंग प्राइस पता है, देखो ये 30,400 मेरे कंपेटिटर की मुझे पता है सेलिंग प्राइस, बट खुद की नहीं पता. और जो कुछ एक्सपेंसेस है जो ABC लिमिटेड कर रही है, जैसे ये फ्रेट पे करने के, सेल्स रिटर्न जो भी हो गया, ये सब मेरे कंपेटिटर के है, बट क्या ये मेरे लिए भी है, XYZ के लिए देखो ये सब कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है क्या, नहीं दी है. तो ये स्पेसिफिक कॉस्ट का कंसेप्ट हो गया. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेलिंग प्राइस टू द मर्चेंट फॉर ABC लिमिटेड. सेलिंग प्राइस कितनी थी, ये 30,400 में सेल कर रहा था, तो मैं 30,400 इधर लिख देती हूँ पर मेट्रिक टन गिवन. ये हो गया. अभी स्पेसिफिक कॉस्ट है तो मैं क्या करूंगी, मुझे स्पेसिफिक कॉस्ट कंपेटिटर की दी है, तो मुझे मेरे लिए क्या निकालनी है, मेरे लिए सेलिंग प्राइस निकालनी है. तो मेरे लिए अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है तो मैं क्या, उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से मैं वो जो स्पेसिफिक कॉस्ट जो उसको लग रही है वो सब लेस कर दूंगी. तो ऐसी कौन कौन सी थी, फ्रेट थी और सेल्स रिटर्न थी. तो ये जो फ्रेट और सेल्स रिटर्न है ये बेसिकली पोस्ट सेलिंग एक्सपेंसेस है. मतलब आपके फ्रेट क्या है, एक बार बेच दिया उसके बाद फ्रेट लगता है कि वहां पे डिलीवरी देनी है, ये सब एक्सपेंसेस मैं लेस कर दूंगी. लेस फ्रेट, फ्रेट है कितना 600, ये भी गिवन है. और क्या है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितनी अमाउंट थी इसकी, 1200 ना, 1200, हाँ 1200. अब मुझे क्या मिल जाएगा, ये जो मुझे फिगर आएगी वो क्या मिलेगी, नेट सेलिंग प्राइस फॉर ABC लिमिटेड. तो ये फिगर कितनी आएगी, 30,400 माइनस 600 माइनस 1200, ये आ रही है 28,600. ये सारी मैंने स्पेसिफिक कॉस्ट लेस कर दी. अब मुझे मेरे लिए क्या निकालना है, टारगेट कॉस्ट निकालना है. तो मेरे लिए मुझे मेरी सेलिंग प्राइस पता चल गई कि जो उसके लिए
ABC की थी, उसमें से मैंने स्पेसिफिक कॉस्ट हटा दी तो मेरे लिए मुझे सेलिंग प्राइस पता चल गई। अब उसमें से मैं मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट निकाल लूंगी तो मुझे मेरी टारगेट कॉस्ट मिल जाएगी। तो मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना था? यू मे अज्यूम दैट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड बाय योर कंपनी इज 120। तो इसमें से मैं लेस कर दूंगी टारगेट प्रॉफिट, ये कितना है? 120। तो मुझे क्या मिल जाएगी? इसको मैं लेस कर देती हूँ, 28,480। ये मिलेगी मुझे टारगेट कॉस्ट फॉर XYZ लिमिटेड। ये मुझे XYZ लिमिटेड के लिए टारगेट कॉस्ट मिलेगी। बट क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है? क्वेश्चन में मुझे मिल मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट पूछा है। अभी इसमें के जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये जो प्रॉफिट है, ये जो शिपमेंट कॉस्ट है, क्या ये सब इंक्लूडेड है? ये सब इंक्लूडेड है। तो मुझे ये सब भी लेस करना है ताकि यहाँ पे जो मिल में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मुझे वो वहाँ की कॉस्ट का टारगेट चाहिए। ये सब क्योंकि पोस्ट सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए कि डीसी में क्या हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, सब बाद में क्या है, तो ये हम लेस करेंगे। लेस, इसमें का फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 125। 125। और क्या लेस करना है हमें? हमें दिया है शिपमेंट कॉस्ट, लेस शिपमेंट कॉस्ट। ये कितनी दी गई थी? 200। देख लो, 200। और क्या लेस करेंगे हम? इसका प्रॉफिट कितना? लेस डिजायर्ड प्रॉफिट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। सेंटर 120। तो अब मुझे जो फिगर मिलेगी वो मुझे मिलेगी मिल मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट। ये कितनी हो रही है देखते हैं। 125 माइनस 200 माइनस 120, ये हो रही है 28,035। चलिए जी, इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? मिल मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट किया हमने? ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमने हमारे कंपेटिटर की सेलिंग प्राइस ले ली, उसमें से हमने जो पोस्ट सेलिंग एक्सपेंसेस है, फ्रेट जो उसको स्पेसिफिकली लग रहे वो सब लेस कर दिए। इससे हमें कंपेटिटर की सेलिंग प्राइस पता चल गई। उसमें से मैंने मेरा टारगेट प्रॉफिट कम कर लिया तो मुझे क्या आ गई? मेरे लिए टारगेट प्रॉफिट, टारगेट कॉस्ट आ गई। अब इसमें से मैं जो मेरे को मेरी मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट चाहिए, तो जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद की जो चीज़ें हुई जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट, शिपमेंट कॉस्ट, ये सब मैं लेस कर दूंगी। ये सब मैंने लेस कर दिया और मुझे इस तरीके से मिल मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट मिल गई। तो आप ये लिख लीजिए। चलिए, मैं आपको ये फुल स्क्रीन में दे देती हूँ। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। किसी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट का मन करे कि इन्हें मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं तो ये वो क्वेश्चन हो सकता है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। S Limited has sales of 2 lakh units at a price of 100 per unit and profit of 70 lakhs in the current year. सेलिंग प्राइस हो गई 100, प्रॉफिट हो गया 70 और नंबर ऑफ यूनिट्स है 2 लाख। Due to stiff competition, next year the company has to reduce its price of product at 3% to achieve same target volume of sales. कितना
पहले 100 था, तो अब वो बोलते हैं कि हमको 3% कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 97 रुपीज़ टू अचीव सेम टारगेट वॉल्यूम ऑफ सेल्स। 2 लाख सेम अचीव करना है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज गिवन एज बिलो। डायरेक्ट मटेरियल 50 लाख, डायरेक्ट वेजेस 40 लाख, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 15 लाख, फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्लूडिंग सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 25 लाख, और ऐसे करके टोटल कॉस्ट हो गई 130 लाख। ये हो गई करंट ईयर की टोटल कॉस्ट जो आपको दी है। टू अचीव द टारगेट कॉस्ट, टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट, द कंपनी इज इवैल्यूएटिंग द प्रपोजल टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। टू अचीव द टारगेट कॉस्ट, अभी की टारगेट कॉस्ट कितनी हो रही है? अभी देखो आपको क्या दिया है ऑलरेडी, सेल रिवाइज्ड अगर मैं निकालना चाहूँ टारगेट कॉस्ट मेरी अभी कितनी होगी, तो क्या है, रिवाइज्ड सेल्स कितनी हो रही है मेरी 97 इंटू 2 लाख। इसमें से मैं क्या लेस करूंगी, मेरा टारगेट प्रॉफिट लेस करूंगी, कितना है 70 लाख, तो मुझे मिल जाएगी मेरी टारगेट कॉस्ट। ये कितनी आ रही है 97 इंटू 2 लाख यूनिट्स माइनस 70 लाख, ये हो रही है 124 लाख। ये मेरी हो गई टारगेट कॉस्ट। देखो पहले की कॉस्ट थी 130 और अभी मेरी टारगेट कॉस्ट है 124, तो मुझे कितना कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 6 लाख का कॉस्ट रिडक्शन। तो इसी जो कॉस्ट रिडक्शन करना है उसी के लिए आगे डिटेल्स दिए कि किस तरीके से कॉस्ट रिडक्शन करेंगे। अ वेंडर सप्लाइंग द मशीन suitable for company's operation has offered an advanced technology semi-automatic machine of 10 lakhs as a replacement of old machine worth rupees 3 lakh। एक वेंडर ने ऑफर किया कि मैं 10 लाख की मशीन देता हूँ आपको आपके पुराने मशीन के बदले, पर वो मशीन की वैल्यू मेरे लिए कंपनी के लिए कितनी थी 3 लाख। द वेंडर इज अग्रीएबल टू टेक बैक द ओल्ड मशीन एट 1 लाख। मेरे कंपनी के लिए वैल्यू उसकी 3 लाख थी, बट वेंडर क्या बोल रहा है, मैं 1 लाख ही दूंगा। तो अगर हमने न्यू मशीन ली और ये पुरानी हमने रिप्लेस करी तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, इधर 2 लाख का लॉस हो जाएगा। द कंपनीज पॉलिसी इज टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट 15% ऑन WDV। ठीक है। द मेंटेनेंस चार्ज ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन इज 1 लाख पर एनम, whereas there will be warranty of services free of cost for new machine for first 2 years। अगर मैं न्यू मशीन लेती हूँ तो मुझे 2 साल की वारंटी फ्री सर्विसेज मिलेगी, और जो मेंटेनेंस चार्ज है ना एग्जिस्टिंग मशीन का, मतलब पुराने मशीन का जो 1 लाख मेंटेनेंस चार्ज है वो भी मुझे नहीं लगेगा क्योंकि मैंने नई मशीन ली है। देर आर 7 सुपरवाइजर्स हुज सैलरी इज 1.5 लाख पर मंथ पर एनम। 7 सुपरवाइजर्स है जिनकी 1.5 लाख सैलरी है। The new machine having conveyor belt is expected to help in cost cutting measures in the following way। अब conveyor belt क्या होता है, आप कभी अगर एयरपोर्ट गए हो या आपने मूवीज में भी देखा हो, तो जैसे आप फ्लाइट से उतरते हो आपको बाहर एक बेल्ट दिखता है जो ऐसे राउंड राउंड घूमता है और उस पर आपका लगेज रखा जाता है, तो जैसे आपका लगेज आता है वहां से पिक कर सकते हो, तो दैट इज कन्वेयर बेल्ट। ये हो गई एयरपोर्ट की बात। अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, तो कन्वेयर बेल्ट ऐसा होता है कि एक लंबा पट्टा होता है, वो धीरे 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 चलता रहता है, उस पर आप अपने प्रोडक्ट्स रख दो तो वो प्रोडक्ट आगे आगे जाते नेक्स्ट डिपार्टमेंट तक पहुंच जाते। कभी कभी वो सेग्रीगेट हो जाते कि कुछ प्रोडक्ट्स इधर कुछ प्रोडक्ट्स इधर। तो बेसिकली जो मैन्युअली ये चीज़ें करनी पड़ती थी वो चीज़ें सब इसकी वजह से कम हो जा रही है। तो न्यू मशीन में ये कन्वेयर बेल्ट है जिसकी वजह से कॉस्ट कटिंग फॉलोइंग वेज में हो जाएगी। वो क्या करेगा, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स बाय 10%। अब क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो इधर ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तो जो वर्कर्स है उनको भी कम मेहनत होगी, तो इस वजह से वो प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी 10% से इंक्रीज होगी। मतलब अगर वो पहले 1 घंटे में 100 यूनिट्स बना पाते थे तो अब सेम 1 घंटे में वो 110 यूनिट्स बना सकेंगे जो वर्कर्स है। कट डाउन मटेरियल वेस्टेज बाय 5%, मतलब पहले 50 लाख था, अभी मटेरियल वेस्टेज 5% से कट डाउन हो जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ सुपरवाइजर्स बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक फैसिलिटीज ऑफ द मशीन। जो सुपरवाइजर्स मेरे पास 7 लग रहे थे मुझे, अब वो कम हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन आ गई है। सेविंग इन पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ 1 लाख, ठीक है, पैकेजिंग कॉस्ट 1 लाख से कम हो जाएगा, बच जाएगा। अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी 15%,
calculate how many supervisors should be removed from the production facilities to achieve the target cost. Cost of capital 15% है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने सुपरवाइजर्स को हमने रिमूव करना चाहिए टू अचीव द टारगेट कॉस्ट. मतलब ये जो 6 लाख का मैं कॉस्ट रिडक्शन कर रही हूँ ना, 6 लाख का, ये मुझे अचीव करना है. अगर 6 लाख का ये कॉस्ट गैप फिल करना है तो मुझे कितने सुपरवाइजर्स रिमूव करने पड़ेंगे. मतलब पहले ये सब जो चीज़ें हो रही है कि जैसे न्यू मशीन मैं लूँगी तो मुझे कुछ फ़ायदे होने वाले. फ़ायदे क्या क्या होंगे कि मटेरियल वेस्टेज कम हो जाएगा, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फिर सेविंग इन ये हो जाएगा, पैकेजिंग कॉस्ट हो जाएगा. ये सब मुझे फ़ायदे हो रहे. बट कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होंगे. क्या क्या एक्सपेंस होंगे, जैसे डेप्रिसिएशन लगेगा न्यू मशीन पे, फिर और क्या खर्चे होने वाले हैं मेरे. और फिर ये जो न्यू मशीन लूँगी तो मेरा लॉस हो जाएगा 2 लाख का, डिस्पोजल लॉस. ये सब खर्चे होने वाले हैं. तो बेसिकली मैं ये सोचूंगी कि न्यू मशीन की वजह से मेरा कितने सेविंग्स हो रही है और कितने खर्चे हो रहे हैं. वो अमाउंट को मैं निकाल लूंगी कि क्या हो रहा है. और 6 लाख में से मैं वो नेट सेविंग्स या नेट एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगी. तो जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा दैट विल बी द, अभी भी मेरा वो कॉस्ट रिडक्शन करना बचा है, तो उसको मैं कैसे करूंगी कॉस्ट रिड्यूस, वो मैं सुपरवाइजर्स को रिमूव करके कॉस्ट रिड्यूस करूंगी. ये एक शॉर्ट में समरी दी है. अभी मैं जैसे ही सॉल्व करूंगी आपको और अच्छे से समझेगा. चलिए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. आप पहले इधर ध्यान दीजिए, लिख लेंगे, लिखने का टाइम बाद में मिल जाएगा आपको. तो ये लेते हैं क्वेश्चन 13. फर्स्ट में क्या करूंगी, मेरा टारगेट क्या है कि मैं पहले मेरी टारगेट कॉस्ट निकालूं, मतलब मुझे कितना कॉस्ट रिडक्शन करना है वो निकालूं. तो मैं लिखूंगी फर्स्ट पॉइंट क्या है, टारगेट कॉस्ट रिडक्शन. तो मेरा इसमें मेरे पास क्या है, मैं पहले लिख देती हूँ रिवाइज्ड सेल्स. ये हो जाएगी मेरी ₹100 माइनस 3% इंटू 2 लाख यूनिट्स. तो ये हो जा रही थी मेरी 1,94 lakhs रुपीज़. इसमें से मैं लेस क्या करूँगी, मेरा टारगेट प्रॉफिट. टारगेट प्रॉफिट कितना है, ये तो उन्होंने 70 लाख दिया है. टारगेट प्रॉफिट 70 लाख, पहले भी सेम था अभी भी सेम है. तो मेरी हो जाएगी टारगेट कॉस्ट 1,24 लाख. ये मेरी टारगेट कॉस्ट है. लेकिन उन्होंने क्या दिया है, पहले का खर्चा कितना, पहले की कॉस्ट है 130 और अब मुझे अचीव कितना करना है 124 लाख. तो मेरे लिए कॉस्ट रिडक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉस्ट रिडक्शन इज इक्वल टू 130 लाख माइनस 124 लाख. ये हो गया 6 लाख. ये आपको इतनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है. अब इसका आंसर देखते हैं. ये 6 लाख. आप ये कर लो बस कि ये जो टारगेट कॉस्ट लिखा है ना, आप इधर लिख लो टारगेट कॉस्ट रिडक्शन. यहाँ बस टारगेट कॉस्ट में रिडक्शन ऐड कर देना, तो इट विल बी 6 लाख रुपीज. अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेगी कि हमें जो न्यू मशीन ले रहे हैं उसकी वजह से कितने खर्चे हो रहे हैं और कितना रेवेन्यू हो रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ हम लिख देते हैं नेट सेविंग्स और एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ न्यू मशीन. अभी मुझे नहीं पता मेरी सेविंग होगी या मेरे खर्चे होंगे, देखते क्या है. तो हम पहले लिख देते हैं सेविंग्स वाला पॉइंट, सेविंग्स बिकॉज ऑफ मशीन. ठीक है, ये मेरी हो गई फर्स्ट हेडिंग. क्या क्या सेव हो रहा है, फर्स्ट क्या हो रहा है, द मेंटेनेंस चार्ज ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन 1 लाख पर एनम whereas there will be warranty fee services for the cost of new machine. तो अगर मेरे पास न्यू मशीन रहेगी तो ओल्ड मशीन तो मैं दे दूंगी ना, तो ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा है 1 लाख का ओल्ड मशीन पे, वो मुझे नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास तो न्यू मशीन है. तो सेविंग इन मेंटेनेंस कॉस्ट ये हो रहा है 1 लाख रुपीज. सेकेंड पॉइंट क्या आएगा मेरा, सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स बाय
10%। ये पॉइंट पे अभी आप थोड़ा ध्यान दो। पहले बताओ वर्कर्स जो वेजेस है वो कितने हैं? डायरेक्ट वेजेस मुझे दिए 40 लाख। ठीक है, ये क्या लिख देते हैं? इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, इन प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, ये भी लिख देते हैं। मुझे गिवन क्या था? गिवन था मेरे लिए 40 लाख। और अब रिवाइज्ड अगर मैं लिखूं तो रिवाइज्ड कैसे निकालूंगी मैं? देखो, ये जो 40 लाख है, पहले मैंने आपको जो बताया, जैसे 1 घंटे में पहले 100 यूनिट्स बन रहे थे, और अब 10% क्योंकि इंप्रूवमेंट हुआ इन प्रोडक्टिविटी, तो सेम 1 घंटे में 110 यूनिट्स बनने वाले। अगर मैं यही चीज़ 40 लाख पे अप्लाई करूँ तो पहले मेरे 40 लाख मुझे लग रहा था, मतलब इधर मैं अगर चेंज करूँ कि मुझे 40 लाख लग रहा था टू मेक 100 यूनिट्स पकड़ लो, और अब यही 40 लाख में मेरे 110 यूनिट्स बन रहे हैं, तो अब मेरे 40 लाख में ज़्यादा यूनिट्स बन रहे हैं ना। तो अभी अगर मुझे निकालना है कि 100 यूनिट्स कितने में बन रहे हैं, मेरे पास फिगर अभी रीसेंट क्या हो गया? रीसेंट फिगर है 40 लाख फॉर 110 यूनिट्स। तो मैं 110 यूनिट्स के लिए मुझे 40 लाख मिल रहे लग रहा है, तो 100 यूनिट्स के लिए अब कितना लगेगा? अब उससे कम लगेगा ना, क्योंकि पहले मुझे 100 यूनिट्स के लिए 40 लगता था, 40 लाख। अब मुझे 110 यूनिट्स बनाने के लिए 40 लाख लग रहा है, तो 100 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा ये मैं कैलकुलेट करती हूँ। तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, मुझे अभी लगेगा 36,363। तो जो बचा ये मेरा हो गया सेविंग्स, इसमें से मैं 40 लाख, तो मेरा फ़ायदा कितना हो रहा है? 3,63,363। इतना मुझे, इतनी मेरी सेविंग्स हो रही है क्योंकि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है। कट डाउन मटेरियल वेस्टेज बाय 5%, 50 लाख का था, यहाँ मैं लिख देती हूँ सेविंग इन मटेरियल, सेविंग इन मटेरियल वेस्टेज, मटेरियल वेस्ट। तो 50 लाख का 5%, ये हो जाएगा 5 लाख। ये भी मेरी सेविंग्स हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये पता करना है हमें। सेविंग इन पैकेजिंग कॉस्ट, तो इधर मैं लिख देती हूँ पैकेजिंग कॉस्ट 1 लाख। और कुछ दिया है क्या? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये तो मेरा खर्चा है। ठीक है, बस यही पॉइंट दिए कि इस तरीके से सेविंग्स हो रही है। तो अब मैं अगर इसकी टोटल कर लूँ, इधर भी मैं 1 लाख पूरा लिख देती हूँ। इसकी मैं अगर टोटल करूँ तो क्या आ रहा है? ये 2 लाख, ये 1 लाख और ये 1 लाख, 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3,63,363, ये हो रहा है ओ सॉरी, ये एक्चुअली 5 लाख का मैंने 10% लिया, ये 5 लाख का 5% चाहिए, तो दिस विल बी 50 लाख का 5% इज 2,50,000। सॉरी, ये 2,50,000 है। तो ठीक है, 1 लाख प्लस 3,63,363 प्लस 2,50,000 प्लस 1 लाख, ये हो रहा है आपका टोटल 8,13,363। ये आपकी सेविंग्स हो गई बिकॉज ऑफ न्यू मशीन। अब आपको क्या करना है? अब आप ढूंढोगे कि मेरे खर्चे कितने हो रहे हैं न्यू मशीन लेने की वजह से। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग विल बी, यहाँ पे आप दोगे, जैसे यहाँ सेविंग्स बिकॉज ऑफ न्यू मशीन, यहाँ आप लिखोगे एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ न्यू मशीन। तो ये आपकी हेडिंग हो गई। तो खर्चे क्या क्या हो रहे हैं आपके, देखते हैं अभी। पहला खर्चा ये है कि मेरी 3 लाख की वैल्यू थी फॉर द कंपनी, बट 1 लाख ही मुझे वो वेंडर देने वाला है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी लॉस ऑन डिस्पोजल। तो यहाँ मैं लिख दूंगी 3 लाख वैल्यू थी बट मिल रहा है मुझे 1 लाख ही है, तो 2 लाख का मेरा लॉस हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? सेकेंड पॉइंट विल बी
कि WDV का, हाँ डेप्रिसिएशन का दिया है। मेरे पास मेरी मशीन की वैल्यू थी कितनी, 3 लाख, और अभी 10 लाख की मशीन ले रही हूँ, तो मुझे अगर मैं नई मशीन नहीं लेती तो 3 लाख पे तो मुझे डेप्रिसिएशन लगता ही। बट अभी क्योंकि मैंने ओल्ड मशीन दे दी, तो जो ऊपर का अमाउंट है मतलब 7 लाख पे मुझे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पहले मुझे कितना डेप्रिसिएशन लगता था, अब यहाँ मैं डेप्रिसिएशन पॉइंट लिख देती हूँ। पहले मुझे 3 लाख पे लगता था, पर अब मुझे 10 लाख पे लगेगा, तो एक्स्ट्रा मुझे 7 लाख पे और लगना है, कितना, 15% के हिसाब से। 7 लाख का 15%, तो ये हो जाएगा 1,05,000। और क्या दिया है आपको, और दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल लेने का खर्चा कितना, 10 लाख की मशीन खरीद रही है तो 10 लाख के कैपिटल पे 10 लाख का कितना, 15% है, 15%, 1,50,000। इसकी टोटल कर लूँ तो मैं कितने आएगा, 2 लाख प्लस 1,05,000 प्लस 1,50,000, ये आ रहा है 4,55,000। ये मेरा खर्चा हो गया। अब देखो मेरी सेविंग्स ये है और मेरा खर्चा ये है, तो मेरी नेट सेविंग्स विल बी 8,13,363 minus 4,55,000. This will be 363. 3,58,363. तो ये जो आया ना, अभी भी मैंने 6 लाख तक मैं पहुंची नहीं हूँ। जो मुझे कॉस्ट रिडक्शन ये 6 लाख का करना था ना, मैं अचीव नहीं कर पाई हूँ। तो अब मैं कैसे करूँगी अचीव, बाय रिमूविंग द सुपरवाइजर्स। तो ये जो आपको पॉइंट है ना, एलिमिनेशन ऑफ सुपरवाइजर्स, इसमें आपको नंबर नहीं दिया था और ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको फाइंड करना है कितने रिमूव करना है। तो इसमें 6 लाख, तो अभी अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूँ, नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स टू बी रिमूव्ड, number of supervisors to be removed, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो 6 लाख मेरा कॉस्ट रिडक्शन मुझे करना था माइनस दिस अमाउंट, ये मैं पहले निकालूंगी। तो इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 3,58,363। ये कितना पहले मुझे और रिड्यूस करना है कॉस्ट, मुझे 2,41,636, इतना मुझे और कॉस्ट रिड्यूस करना है। तो मुझे नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स निकालना है। ये मैं कैसे डिसाइड करूंगी कितने निकालने हैं, क्योंकि इनकी सैलरी मुझे 1.5 लाख दी है। तो मैं अगर एक सुपरवाइजर निकालूंगी तो इसमें का फिर 1.5 लाख ही कम होगा। क्या ये पूरा इतना कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, पता नहीं ना। तो मैं अभी क्या करती हूँ, नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स कितने निकालना है ये डिसाइड करने के लिए दिस डिवाइडेड बाय सैलरी उनकी कितनी है, 1.5 लाख रुपए है, तो कितने सुपरवाइजर्स निकालने चाहिए मुझे पता चल जाएगा। इट विल बी 1.61। अब 1.61 कैसे निकालेंगे, तो इसकी मैं राउंड फिगर कर देती हूँ, अराउंड 2 सुपरवाइजर्स, इतने हमें रिमूव करने पड़ेंगे। तो इसके नीचे मैं एक कंक्लूजन लिख लेती हूँ, देयरफॉर 2 सुपरवाइजर्स should be removed to achieve target cost। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ 6 लाख माइनस 3,58,000 में कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट रिडक्शन अभी भी कितना बचा है मेरा, ये 2,41,636 बचा था। इधर मैं इतना ऐसे लिख देती हूँ और फिर मैं इसके प्रेजेंटेशन में लिख दूंगी, देयरफॉर नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू 2,41,637 अपॉन उनकी जो सैलरी है हर एक की वो। तो दिस विल बी अराउंड 2 सुपरवाइजर्स। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन प्रेजेंट करना है।
तो क्वेश्चन में हमने बेसिकली फर्स्ट चीज़ क्या देखी, हमने देखा कि मेरा टारगेट कॉस्ट क्या आ रहा है और मुझे कितना कॉस्ट रिडक्शन करना है। अब वो कॉस्ट रिडक्शन अचीव करने के लिए मुझे क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए गए थे, जैसे नई मशीन ले रही हूँ तो नई मशीन से कुछ खर्चा होगा और कुछ इनकम होगी मेरी, तो मैंने दोनों कैलकुलेट कर लिया कि नेट क्या आ रहा है दोनों में। फिर उसमें से भी जो अमाउंट बच रही थी, मतलब वो नेट की वजह से मेरा इतना फिर भी बच रहा था कि 3,58,000 का मुझे और कॉस्ट रिडक्शन करना था। तो मैंने 3,58,000 का ही हुआ था। अब मुझे और कितना करना था, अब मुझे 2,41,000 का और करना था। तो वो मैं कैसे करूंगी, वो मैं सुपरवाइजर्स रिमूव करके करूंगी। तो इस हिसाब से मैंने 2 सुपरवाइजर्स निकाल लिए। तो आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए इसका। हाँ, ठीक है, आप यहाँ स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, फिर मैं आपको ये पार्ट भी दे देती हूँ। और फिर ये वाला पार्ट। चलिए, इस तरीके से आपका टारगेट कॉस्टिंग होता है ख़त्म। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझे हो और हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हो सब आपको अच्छे से समझे हो। तो मैंने आपको कुछ मार्क करके दिए थे कि ये पॉइंट्स अच्छे हैं और ये हमें रिवाइज करना है एग्जाम के पहले, तो वो सब आप ध्यान में रखिए और अच्छे से रिविजन करिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, ये आपके इंटर में भी टॉपिक था और अभी फाइनल में भी है। ऑफ कोर्स सेम तो रहेगा नहीं, थोड़ा उसका एडवांस वर्जन है, बट इंटर में आपने जिस तरीके से पढ़ा था कि आपने बस फॉर्मूले लर्न करके रखे थे, हम वैसा नहीं करने वाले हैं। हम हर चीज़ देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बने हैं, ताकि छोटे छोटे पॉइंट्स जो एग्जाम में आपको आते हैं जिससे क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाता है, वो आप खुद और बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक के बारे में बताऊं तो दिस इज अ कैटेगरी ए टॉपिक। कैटेगरी ए क्या है, अगर आपने ओरिएंटेशन वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें ABC एनालिसिस किया था ऑफ टॉपिक्स जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और हर अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं। तो कैटेगरी ए वो है जो आपको नियरली हर अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं, और कैटेगरी बी वो था जो ऑल्टरनेट अटेम्प्ट्स में थे, कैटेगरी सी था जो थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है और उतने फ्रीक्वेंटली नहीं पूछे जाते। तो ब्रेक इवन इज कैटेगरी ए टॉपिक, मतलब इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। मुझे बताओ सबसे पहले व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग इज अ मेथड और टेक्निक टू कैलकुलेट कॉस्ट, टू कैलकुलेट कॉस्ट। अब मेथड की बात करो तो आपने क्या क्या मेथड्स देखे थे अभी तक, आपने जॉब कॉस्टिंग देखी, आपने बैच कॉस्टिंग देखी, आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखी, ये आप सब इंटर में कर चुके हो। और टेक्निक की बात करो तो आपने कौन सी देखी, आपने मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक देखी, आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखी। मैं अगर इसमें से मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूं तो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। Marginal costing is the increase in total cost because of production of an extra unit। एक यूनिट बनाने के लिए या एक यूनिट बनाने की वजह से टोटल कॉस्ट में जो चेंज या इंक्रीज आ रहा है, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ इसका, तो मुझे 100 यूनिट्स बनाने में 2000 रुपीज़ लगते हैं और 101 यूनिट्स बनाने के लिए ₹2005 लगता है। तो मुझे पर यूनिट बता दो कितना लग रहा है, इसका ₹20 लग रहा है और 101 यूनिट्स के लिए 2005 अपॉन 101,
19.85 लग रहा है। तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा एक यूनिट बनाने के लिए 19.85। अब मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है यार, इतना मैं टोटल कॉस्ट को डिवाइड मतलब पता करूँ कि ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्या रीज़न है ये सब का। इस सब का रीज़न है कि हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है ताकि हम हमारा प्रॉफिट बढ़ा सके। सी अल्टीमेट एम यही होता है ना बिजनेस का कि मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है। मैं किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ाऊंगी, मेरी कॉस्ट जितनी भी लग रही है, जो भी कॉस्ट लग रही है, मुझे उसका रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों कॉस्ट लग रही है और मैं उसको किस तरीके से कंट्रोल करूं ताकि मैं मेरा रेवेन्यू बढ़ा सकूं। तो अब मैं बात अगर टोटल कॉस्ट की करूँ तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए आपके कॉस्ट के बारे में। तो कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स है या कॉस्ट कौन से पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक क्या होती है फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्या ये दो टाइप भी होते हैं, और दो होते हैं। इसको मैं अगर आगे सब डिवाइड करूं तो ये होती है एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी फिक्स्ड कॉस्ट या स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। सी आप लोगों ने इंटर में पढ़ी होगी ये चीज़ें, बट मैं वही बोल रही हूँ, आपको डेप्थ से लेकर जाना है मुझे आगे मेन टॉपिक की तरफ। तो वेरिएबल कॉस्ट का अगर एग्जांपल देखें, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस, आप वेरिएबल कॉस्ट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या। वेरिएबल कॉस्ट मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट और इधर फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट। क्या ये इजी टू आइडेंटिफाई है क्या। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊँ, फुल्ली वेरिएबल, जैसे मेरी एक जो क्लोथिंग ब्रांड थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से उसका एग्जांपल ले रही हूँ, 12 नाम की जो मेरी क्लोथिंग ब्रांड थी। तो मुझे हर कस्टमर जो मेरे शॉप पे आ रहा है, ये लड़का मेरे शॉप पे आया, इसने शॉपिंग की, मुझे इसको एक पेपर बैग देना पड़ेगा जो मुझे 10 रुपीज़ की लग रही है, मतलब मुझे 10 रुपीज़ लग रहे हैं उसके पीछे। फिर ये निब्बा निब्बी आए, ये दोनों ने भी शॉपिंग करी, इसको एक बैग दिया, मैंने इसको एक बैग दिया, मुझे 20 रुपीज़ लग गए। वहीं 3 फ्रेंड्स आए मेरे शॉप पे, इन तीनों ने भी अलग अलग शॉपिंग की, मुझे इन तीनों को भी पेपर बैग्स देने पड़ेंगे, तो मुझे 30 रुपीज़ लग जाएंगे। लेकिन मुझे पर पर्सन कितना लग रहा है, पर यूनिट कितना लग रहा है, मुझे 10 रुपये लग रहे हैं। इसको भी मैं दोनों को 2 बैग्स मिलाकर दे रही हूँ, बट एक इंसान के पीछे तो मुझे एक बैग देने पड़ रहे हैं, तो मुझे 10 रुपये लग रहे हैं। तो मैंने क्या देखा, फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट में कैसे पहचान रही हूँ कि पर यूनिट कॉस्ट इज सेम। ये मेरा एक फीचर हो गया इसके लिए कि मैं इस तरीके से पहचान पा रही हूँ कि दिस इज अ फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट। और क्या हो गया कि ये जो डिफरेंस है ये सेम प्रपोर्शन में हो रहा है, सेम प्रपोर्शन में कॉस्ट बढ़ रही है, सेम प्रपोर्शन चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट में सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है। अब ये फुल्ली वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अभी मैं बात करूँ अगर फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट की, क्या ये इजी टू आइडेंटिफाई है क्या। मेरा स्टोर है, मैं अगर स्टोर बंद भी करती हूँ, मुझे कहीं शादी में जाना है 15 दिन, फिर भी मुझे जो 50,000 उसका अगर रेंट है तो ये मुझे लागू ही है। कोई मंथ अगर मेरी रेवेन्यू नहीं हो रही है तो भी मुझे 50,000 लागू है। ये तो मेरा फिक्स्ड है, ये मुझे एनी विच वेज आना है, तो ये भी मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। अब बात करती हूँ मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल, मैं 100 यूनिट्स सेल कर रही हूँ, इसके लिए मुझे कितना लग रहा है, 2000 रुपीज़ लग रहा है। मैं 101 यूनिट सेल कर रही हूँ, मैं नीचे एग्जाम्पल लिख लेती हूँ एक्चुअली, तो आपको और क्लियरली समझेगा। हाँ, तो ये मैं सेमी वेरिएबल का बता रही हूँ। एग्जाम्पल, मैं 100 यूनिट सेल कर रही हूँ तो मुझे 2000 रुपये लग रहे हैं। 101 यूनिट सेल कर रही हूँ तो 2005 लग रहे हैं। 102 यूनिट सेल कर रही हूँ तो 2010, और 103 यूनिट सेल कर रही हूँ तो 2015।
अब आप बोलोगे मैम ये तो वेरिएबल कॉस्ट ही हो रही है, क्योंकि देखो इसका आप कैलकुलेशन देखो तो सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, जो है 5-5 रुपए। पर मैं बोलूंगी यार एक बार इसका आप पर यूनिट तो निकालो क्या हो रहा है। देखो पर यूनिट क्या है, पर यूनिट इसका निकालो। ये 20 रुपीज हो गया, 2005 अपॉन 101, 19.8, 2010 अपॉन 102, 19.7, 2015 डिवाइडेड बाय 103, 19.56। अब मुझे बताओ क्या इसका पर यूनिट सेम है क्या? ये सारे सेम है? नहीं है। और यहाँ हमने वेरिएबल में क्या देखा कि इसका पर यूनिट सेम ही आ रहा है, ये 10 10 10। तो क्या ये फुल्ली वेरिएबल हुई? नहीं हुई। दिस इज नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका फीचर क्या हो गया सेमी वेरिएबल का? हमने क्या देखा, सेमी वेरिएबल में सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रही है कॉस्ट, लेकिन पर यूनिट चेंज इज नॉट सेम। मतलब इसको मैं लिख दूं, पर यूनिट कॉस्ट इज डिफरेंट, पर यूनिट कॉस्ट इज डिफरेंट। ये पॉइंट हो गया। तो प्रपोर्शन में सेम है, चेंज इन प्रपोर्शन इज सेम, चेंज इन प्रपोर्शन इज सेम, बट इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या हो गया कि ये पर यूनिट कॉस्ट इज डिफरेंट। ये अलग पॉइंट है फ्रॉम फुल्ली वेरिएबल। दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब बात करती हूँ मैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट की या स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट की। क्या होता है, यही मेरे स्टोर में सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, मेरे स्टोर में मैं लोगों को ऑफर के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैंने कुछ लोग अपॉइंट किए हैं कि तुम कॉल करो लोगों को, मेरे पास जितना भी डेटा आप कॉल करो और उनको ऑफर की इन्फॉर्मेशन दो और उनको स्पेशल डिस्काउंट्स दो। मैंने इसके लिए हायर किया है। तो ये लड़की को मैंने हायर किया, ये बोलती है कि मैम अगर 100 कस्टमर्स रहे तो मैं 100 कस्टमर्स को अच्छे से कॉल कर सकती हूँ, उनको डिटेल्स बता सकती हूँ और मैं उनको कन्वर्ट कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही ये कस्टमर 101 हो गए ना, मेरे से नहीं होगा। मतलब मेरी भी एनर्जी, और मैं पार्ट टाइम आती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मेरे से इतने कस्टमर्स हैंडल नहीं होंगे। तो ये 100 कस्टमर्स के लिए शी आस्क्स फॉर कि मुझे आप 5,000 रुपये दे देना। तो मैं अगर इसका एक ग्राफ बनाऊं, ये मैं अगर एक ग्राफ बनाती हूँ, इसमें मैं क्या लिख देती हूँ, यहाँ इसकी सैलरी लिख देती हूँ और यहाँ मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो ये क्या बोलती है कि मैम जो ये 0 to 100 कस्टमर्स है ना, इनको मैं हैंडल कर लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए आप मुझे 5,000 रुपये दो। लेकिन ये 101 हो रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, आप किसी और को अपॉइंट करिए तो वो आपको अच्छे से रिजल्ट दे पाएगा। तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है। तो वो भी सेम चीज़ बोलता है कि नेक्स्ट 100 को मैं हैंडल कर लूँगा, उसको भी मुझे 5,000 देने, मतलब ये 5 मुझे 10,000 रुपये देने। तो ये क्या बोलता है कि नेक्स्ट 100 के लिए, मतलब 101 से 200 तक मुझे और 5,000 कॉस्ट लगेगी और यहाँ पे टोटल मुझे 10,000 लगेगी। फिर मुझे और कस्टमर्स अप्रोच करना है तो विच विल बी 201 से लेके 300 तक। तो मुझे इतना अप्रोच करना है तो मुझे कितनी कॉस्ट लग जाएगी, और इंसान हायर करना है तो 15,000 कॉस्ट लगेगी। इस तरीके से ये स्टेप फॉर्म में कॉस्ट मेरी बढ़ती जा रही है, इसीलिए इट इज नोन एज स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑल्सो योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसमें आपको लिखा रहता है कि इतने अमाउंट तक, मतलब अगर आप इतने यूनिट्स कंज्यूम करोगे यहाँ तक इतना फिक्स्ड शुल्क है, उसके बाद के यूनिट्स कंज्यूम करोगे तो उसके रेट दिए हैं। इस तरीके से आप ये स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हो। अब इसको भी आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन में इजी है, क्योंकि आपको ऐसे रेंज दी है कि 0 to 100 के लिए आपको इतना लगेगा, फिर 101 to 200 के लिए इतना, और ये इतना। इस तरीके से आपको दिया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ईजी टू आइडेंटिफाई इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम बेसिकली आपको फुल्ली वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। ये हो गए कॉस्ट को हमने किस तरीके से
चार मेन जो टाइप्स है ये हमने देख लिया। अब एक मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि यूनिट्स कंज्यूम्ड 500, ये मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हूँ कि जनवरी में आपने 500 यूनिट्स कंज्यूम किए और फेब्रवरी में 1000 यूनिट्स कंज्यूम किए। इसका आपका जो टोटल बिल आया वो आया 5000 रुपये और इधर आया 9500 रुपये। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको करना है कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ये आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए, अगर मतलब आप इंटर पढ़ के आए हो। लेट्स सी आपको कितना आता है। नहीं भी आता है तो कोई स्ट्रेस नहीं है, चलिए हम लोग ही देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हमें क्या पता है? फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड एनी विच वेज, तो जो भी चेंज होगा वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होगा, क्योंकि एक यूनिट की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता। एक यूनिट के लिए भी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी, 100 यूनिट्स के लिए भी उतनी। तो मुझे अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी चेंज इन द अमाउंट ऑफ बिल, मतलब 9500 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय चेंज इन द क्वांटिटी, मतलब यूनिट्स कंज्यूम। कितना? 1000 माइनस 500। तो क्या फॉर्मूला लिखा? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। ये इसका फॉर्मूला हो गया, और ये इसको हाई-लो मेथड बोलते हैं, और ये हमने इंटर में देखा है, इसीलिए मैं आपको आगे इसका एकदम डिटेल में नहीं बता रही हूँ। बट इस तरीके से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 4500 अपॉन 500, तो ₹9। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गई। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर 9 है तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या मैं निकाल सकती हूँ? देखो इसकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी? 5000 अगर टोटल कॉस्ट है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट 9 है, तो 9 इंटू 500 यूनिट्स, तो ये 4500 वेरिएबल कॉस्ट हो गई, जो बची हुई हो गई वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। और यहीं 9500 की वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट देखूँ मैं अगर, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 9 इंटू 1000, 9000, और ये फिक्स्ड कॉस्ट 500। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही पूरा चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको क्या पता था? हमेशा हम क्या फॉलो करते आ रहे मार्जिनल कॉस्टिंग में? आपका बेसिक घिसा पिटा फॉर्मेट जो आपने हजारों बार सॉल्व किया, क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इससे आपको क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट। ये आपको फॉर्मेट पता है। अब हम लोग हर चीज को स्टडी करेंगे कि कौन से चीज से किस पे फर्क पड़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। देखो मैं जब सीए फाइनल की तैयारी कर रही थी तब मैं कोचिंग लेने के लिए पुणे गई थी। तो मैंने देखा यार इतने ह्यूज स्केल पे क्लासेस है, मतलब इतने बच्चे बैठते हैं। जहाँ से हूँ, मैं अकोला से हूँ, वहाँ पर इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होते थे क्लास में। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था टू सी कि 600-700 स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठ रहे। तो सबसे पहला थॉट तो यही आता था कि यार ये सर क्या कमाते हैं, क्या छापते हैं, बस लाइफ में ऐसा बनना है अपने को। तो मैंने देखा कि यार 600 रुपये, मैंने सबसे पहले दिन क्या किया, देखा कि सर तो आए नहीं है, अभी 500-600 स्टूडेंट्स तो मुझे दिख रहे हैं, और ये लोग पर कोर्स, मतलब मेरा ये जो कोर्स है उस टाइम पे मुझे 12,000 रुपये लगे। बाप रे, 72 लाख रुपीज़। मतलब एक बैच में आप सिर्फ आके पढ़ा रहे हो, सिर्फ तो नहीं है, मेहनत का काम है, बट उसके लिए इतने पैसे। तो ये एक अलग लेवल का मोटिवेशन है कि ऐसा बनना है लाइफ में। ये सोच के मैंने बोला चलो ठीक है, अपन फुल मोटिवेटेड होके अपने को भी क्लासेस लेनी है, पैसा तो कमाना है, और लोगों पे अपन बच्चों पे इम्प्रेशन छोड़ेंगे और उनसे कांटेक्ट रहेगा और बच्चे दुआएं देंगे, वो तो अलग टॉपिक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि सर की रेवेन्यू कितनी हो रही है। किस तरीके से कैलकुलेट किया, मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इनटू जो मुझे उनकी प्राइस पता है। तो मैंने क्या बोला कि उनकी सेलिंग प्राइस क्या है। तो सर की जो भी सेलिंग प्राइस थी, मैंने जितने कोर्स की फीस पे करी थी इनटू मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किया, तो मैंने सेलिंग प्राइस निकाल ली इस तरीके से। बट अब उस टाइम जितनी समझ थी, मैंने सिर्फ ये रेवेन्यू देख के मैं खुश हो गई कि यार पैसा ही पैसा आ रहा है।
बट ये आधा सच था ना, रियलिटी तो थी नहीं, उसमें खर्चे भी तो कितने सारे लागू है, बट वो टाइम पे तो था कि यार इतने कितने खर्चे हो जाएंगे, तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया। फिर जब मैंने सीए क्लियर किया, मैं क्लासेस लेने लगी, मेरे पास आई मेरी छोटी बहन। उसने बोला, सेम चीज़ बोली कि यार दीदी मैंने अभी आपके अकाउंटेंट को बात करते हुए सुना कि इस बार 500 स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो अगर आपके 500 स्टूडेंट्स हो गए हैं और आप एक कोर्स का सीए में फाइनल के कोर्स का 5000 चार्ज कर रहे हो, तो यार आपकी भी तो 25 लाख की अच्छी खासी रेवेन्यू हो रही है, मतलब कमाते तो आप भी बहुत अच्छा हो। अब मेरे दिल में ऐसा था यार, मैं अगर धोखे में थी तो मेरी बहन को तो मैं रियलिटी बताऊँ। तो मैंने उसको बोला कि बेटा ये 25 लाख मेरा सिर्फ सेल्स दिख रहा है, बट तुझे पता है कि मेरे खर्चे कितने हैं, कुछ भी आइडिया है क्या? तो बोलती कि अब देखो स्टाफ रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का बिल रहेगा, और क्या रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर फर्नीचर वगैरह, ये सब छोटी मोटी चीज़ें। मैंने बोला नहीं, आप अभी तुझे ये पता है क्या कि मैं ऑनलाइन अगर पढ़ाती हूँ और मैं क्लास लेती हूँ तो मेरे पीछे क्या क्या खर्चे हैं। हर इंसान के पीछे, हर एक जो स्टूडेंट है उसको मैं एक बुक देती हूँ, जिसके लिए मुझे प्रिंटिंग के लिए 1500 रुपीज़ लगते हैं, क्योंकि कलर्ड नोट्स है, हम लोग कलर्ड नोट्स प्रोवाइड करते हैं तो 1500 लगते हैं। फिर मुझे हर एक वीडियो को स्टूडेंट्स के पीछे इंस्क्रिप्शन कॉस्ट लगती है, जो मुझे 500 लगती है, कि वो एक ही टैबलेट या एक ही लैपटॉप में चीज़ें ऑपरेट कर पाए, तो ये सॉफ्टवेयर के लिए इंक्रिप्शन कॉस्ट लग गई। फिर जो इन लोगों को मुझे डिलीवरी करनी पड़ती है, बुक्स घर पहुंचानी पड़ती है, इसके लिए मुझे 200 रुपीज़ अराउंड लग जाते हैं। तो पर स्टूडेंट मेरा कितना खर्चा हो रहा है, 2200 रुपीज़ का हर स्टूडेंट के ऊपर खर्चा हो रहा है। तो दिस इज डिपेंडेंट, मतलब एक बच्चा है, एक स्टूडेंट के पीछे इतना है, 100 स्टूडेंट्स रहे तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब 2200 × 100। पर एक स्टूडेंट पे इतना खर्चा मेरा लागू है, दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड। और भले ही मेरी सेलिंग प्राइस कुछ भी रहे, ये मुझे कॉस्ट लगनी ही है हर एक स्टूडेंट पे। तो फिर वो बोलती कि चलो ठीक है, ये ले लेते हैं आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आपके अभी 500 बच्चे हुए हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है आपकी, 500 इंटू 2200, 500 इंटू 2200, 11 लाख रुपए। मैंने बोला यार ये तो 11 लाख है अभी, लेकिन तूने फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ देखी, फिक्स्ड कॉस्ट भी तो मुझे लग रही है ना। फिक्स्ड कॉस्ट में मुझे जो मेरे इंटरनेट का पेमेंट होता है, फिर मेरा जो स्टाफ को सैलरी देनी है मुझे, फिर मेरा ऑफिस जो रेंट पर है, ये सब इन्वॉल्व है। फिक्स्ड कॉस्ट देखती हूँ मैं अगर, क्या है, मेरा ऑफिस का रेंट है, मेरे स्टाफ को सैलरी है, फिर इंटरनेट है, फिर क्या है, कितने सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब मेरे लागू ही है। भले ही मेरे स्टूडेंट्स कितने भी कम हो या ज़्यादा हो, ये सब मेरे आना ही है। तो ये सब मिला के तू देखेगी, तो मैं उसको बोलती हूँ देख मेरा खर्चा अराउंड 5 लाख हो जाता है इसमें भी। तो अभी मेरा कितना, मेरा प्रॉफिट अभी कितना टोटल हो गया है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट अभी 11 लाख हो गया है, और 5 लाख मेरा ये हो गया है, तो 21 लाख तो तू देखेगी तो मेरा तो अभी खर्चा ही हो गया है। तो अब मुझे बता तेरे हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है। प्रॉफिट देखो, 25 लाख माइनस 21 लाख, 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। वो बोल रही यार दीदी मैं तो शॉक हो गई, मैंने सोचा था कि आप तो बहुत कमाते हो, लेकिन अब आपका प्रॉफिट तो बहुत कम निकला। तो वो बोली कि ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम आपका प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो मैंने उसको बताया कि देख, मैं प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ा पाऊंगी। यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 है, तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर मेरे स्टूडेंट्स अगर रिव्यूज़ अच्छे रहे तो मैं 600 स्टूडेंट्स पर पहुँच जाऊँ, और मेरी सेम प्राइस रखूँ तो देख मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, दिस विल बी 30 लाख। फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं भी बढ़े मेरे, बट सिमिलर सेम स्टूडेंट्स अगर मेरे नेक्स्ट ईयर आए, इसको मैं थोड़ा, हाँ, सेम स्टूडेंट्स अगर मेरे नेक्स्ट ईयर आए, 500 स्टूडेंट्स अगर आए, उनसे मैं अगर जो 5000 है उसकी जगह अगर मैं 6000 चार्ज करूँ तो भी मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। देखो ये भी 30 लाख हो रहा है।
तो मैं ये दो तरीके से मेरा रेवेन्यू बढ़ा सकती हूँ। तो मैंने क्या देखा, मेरा जो सेल्स रेवेन्यू है, जो मेरा रेवेन्यू है, सेल्स है, वो किस तरीके से बढ़ सकता है। इधर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा दूँ, मतलब क्वांटिटी बढ़ा दूँ, इसको मैं अगर स्टूडेंट्स की ना बात करके जनरलाइज करूँ, अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा दूँ या मैं क्या कर दूँ, सेलिंग प्राइस बढ़ा दूँ, ये दो तरीके से मेरी जो रेवेन्यू है या सेल्स है वो बढ़ सकती है। बोले चलो ठीक है, ये तरीके हो सकते हैं, बट ये भी हो सकता है ना कि स्टूडेंट्स कम हो, बट भाई रिव्यूज अच्छा आ रहा है ना, मेहनत भी अपन कर रहे हैं, लोगों को समझ रहा है, तो अपन होप करते कि अच्छे बढ़े। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें। अब ये वेरिएबल कॉस्ट का हमने क्या करना है, बोलती मैंने उसको बताया कि यार देख, वेरिएबल कॉस्ट तो मुझे लगना ही है, अगर स्टूडेंट्स है, बढ़ रहे हैं या आ रहे हैं, उनको मुझे बुक तो देनी है, उनके लिए इंक्रिप्शन का भी रहेगा, डिलीवरी का भी रहेगा, दिस इज मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती, पर स्टूडेंट पे ये लागू ही है। तो जितने मेरे स्टूडेंट्स रहेंगे उस हिसाब से ये वेरिएबल कॉस्ट चार्ज रहेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी चीज़ों पे डिपेंडेंट हो गया, वेरिएबल चार्ज मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड हो गया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्वांटिटी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट हो गया। और कौन सी चीज़ पे डिपेंडेंट हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट, मेरी वेरिएबल टोटल जो ये कॉस्ट आएगी, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे डिपेंड कर रहा है कि पर यूनिट मुझे 2200 रुपये लग रहा है, तो ये उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट ईयर ये कर सकती हूँ वेरिएबल कॉस्ट के लिए कि मैं जो डिलीवरी वाला है उससे थोड़ा बार्गेन कर लूँ, या ये जो बुक प्रिंटिंग वाले मैं उनसे बार्गेन करके ये रेट्स को मैं चेंज करवा सकती हूँ। इस तरीके से मैं मेरी वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर सकती हूँ, बट इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी विच इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स है उतना मुझे लगना है। फिर मैं बात करूँ अगर फिक्स्ड कॉस्ट की, क्या मैं ये फिक्स्ड कॉस्ट चेंज कर सकती हूँ, नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट तो लागू ही है, फिक्स्ड कॉस्ट मुझे लगना ही है। तो मैंने क्या देखा अभी तक कि मेरा इधर मैं अगर डालूं सेल्स है, सेल्स क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। इससे मुझे क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो मेरा कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स व्हाट, कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स अचीविंग प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब मुझे प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूशन ये अमाउंट के थ्रू होगा। तो मेरा कंट्रीब्यूशन में क्या क्या रोल आ गया, कंट्रीब्यूशन में क्या क्या इन्वॉल्व आएगा, फिर कंट्रीब्यूशन मेरा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हुआ, तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, क्या चेंज की वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा, जो भी चीज़ें इन दोनों में इन्वॉल्व है वो दोनों की वजह से कंट्रीब्यूशन चेंज होगा। सेलिंग प्राइस निकालने में मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन्वॉल्व है और नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट में मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन्वॉल्व है और नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वॉल्व है। तो कंट्रीब्यूशन किस रीजन से चेंज होगा, कंट्रीब्यूशन चेंज होगा नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वजह से और सेलिंग प्राइस पर यूनिट की वजह से। ये तीन रीजन से कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई तीसरा रीजन मुझे दिख नहीं रहा, मतलब ये तीन चीजें, यही चीजें इन्वॉल्व है, तो इनकी वजह से ही चेंज होगा। तो मेरा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन एक तो मुझे ऑलरेडी पता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये मेरा हो गया। अभी क्या ये सेलिंग प्राइस को मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। अब इसमें से मैं नंबर ऑफ यूनिट्स अगर कॉमन निकाल लूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स कॉमन निकालूँ, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रह जाएगा।
तो ये तो फिर कंट्रीब्यूशन ही हो गया। तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन और किस तरीके से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो एक हमने क्या देखा, एक हमने ये देखा कि कंट्रीब्यूशन इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने देखा कि ये वाला फॉर्मूला देख लिया कंट्रीब्यूशन का कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर और क्या देख सकते हैं हम इसमें से, इसमें हम ये देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन में जो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन आता है, ये कंट्रीब्यूशन इज आल्सो इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये क्या चीज़ है देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये ₹100 मेरी सेलिंग प्राइस है, इसमें सेलिंग प्राइस लिख देती हूँ, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी ₹30, तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया ₹70, ये हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन। इसमें से मेरी फिक्स्ड कॉस्ट सपोज ₹20 है, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट। अब क्या 50 + 20 70 है क्या? हाँ, तो ये प्रूव हो गया ना कि प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो 7, मतलब कंट्रीब्यूशन, और सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन। बट हमने क्या देखा कि कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये 3 रीजन से चेंज होता है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी। तो अब कैसे फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट का मैंने बात कर ली कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन, या आया ना क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं अब आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि क्यों ऐसा होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ जिसमें मेरी सेलिंग प्राइस सपोज सेम है, वेरिएबल कॉस्ट 30 है जिससे कंट्रीब्यूशन 70 है, और मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो 30 हो गई, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट विल बी 40। अगेन आप देखो 40 + 70 इज 40 + 30 इज 70। अब इसमें मेरी कुछ चीज़ें तो चेंज नहीं हुई थी, चेंज कहाँ हुआ था, सिर्फ फिक्स कॉस्ट चेंज हुई थी जिसकी वजह से प्रॉफिट चेंज हुआ था। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, 100 सेलिंग प्राइस, वेरिएबल 30, कंट्रीब्यूशन आया 70। अब इस बार मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ₹80 लग रही है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट ये प्रॉफिट हुआ मेरा -10 + 80, मतलब प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू क्या आ रही है, अगेन 70 आ रही है। तो क्या हमारा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट हुआ? तो ये हम लोग एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फॉर्मूला नंबर 3, विच इज कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट को कौन सी चीजों की वजह से फर्क पड़ेगा? देखो, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये हो जाता है प्रॉफिट। अब अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, जिन चीज़ों से सेल्स पे फर्क पड़ेगा और जिन चीज़ों से या जिन फैक्टर्स से कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, वो सभी फैक्टर्स से प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ेगा। तो हमने सेल्स के बारे में क्या देखा था, कौन सी चीज़ों से फर्क पड़ता है, इसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ यूनिट से फर्क पड़ता है। वही हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में तो देखो वेरिएबल कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, फिक्स्ड कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या था, वेरिएबल कॉस्ट को किन चीज़ों से फर्क पड़ता है, एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स, और फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से भी फर्क पड़ेगा। तो ये हमने प्रॉफिट के बारे में भी देख लिया। अगर अभी शॉर्ट वे में हमें समराइज करना है तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए हम ये लिख सकते हैं, और आप लोग भी अभी साथ साथ में लिख लीजिए। ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेल्स को कौन सी चीज़ों से फर्क पड़ रहा है अल्टीमेटली, ये आप ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ यूनिट्स और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इन चीज़ों से फर्क पड़ रहा है। फिर मैं अगर नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, वेरिएबल कॉस्ट, तो इसको भी सेम चीज़ों से फर्क पड़ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से, और सेलिंग प्राइस की जगह इसमें आएगा वेरिएबल कॉस्ट
पर यूनिट की वजह से फर्क पड़ रहा है। बात करूं मैं अगर कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन पे कौन सी चीजों की वजह से फर्क पड़ता है? नंबर ऑफ यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा था? हमने देखा था फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट तो एनी विच वेज फिक्स्ड रहेगी, तो उसमें कोई भी रीजन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं लिख देती हूँ कि फिक्स्ड, बिकॉज इट इज अ पीरियड कॉस्ट। ठीक है, फिर हमने लास्ट पॉइंट क्या देखा था? हमने प्रॉफिट के बारे में देखा था। प्रॉफिट पे कौन सी चीजों से या कौन से फैक्टर्स से फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट की वजह से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वजह से, और क्या था? नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से और फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से फर्क पड़ेगा। तो ये आप लोग लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है पीवी रेशियो। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि पीवी रेशियो क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम हम तो नींद में भी बता सकते इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। पर क्या मैंने आपसे फॉर्मूला पूछा क्या पीवी रेशियो का? मैंने पूछा व्हाट इज पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मतलब क्या? इसका मतलब है वॉल्यूम की वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो मेजर करता है पीवी रेशियो। तो अगर देखा जाए, इसका नाम पीवी रेशियो रखा है, प्रॉफिट वॉल्यूम, मतलब इसका फॉर्मूला तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स होना चाहिए इनटू 100। बट कंट्रीब्यूशन क्यों दिया है हमें फॉर्मूला में? कंट्रीब्यूशन क्यों दिया अगर पीवी रेशियो नाम है तो? चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ यूनिट्स ले लेते हैं, 10,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस इधर ₹10, सेम सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट ₹6। फिक्स्ड कॉस्ट ले लेते हैं 10,000 रुपये, इधर भी 10,000 ले लेते हैं। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी? इधर 1 लाख हो जाएगी, इधर 2 लाख। लेस वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं करूँ तो इधर हो जाएगी 60,000, इधर हो जाएगी 1,20,000। मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा मेरा, क्या आ रहा है कंट्रीब्यूशन? इस केस में 40,000, इस केस में 80,000। लेस करूँगी मैं फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 की, इधर से भी 10,000 की, 70,000 और इधर 30,000। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 30,000 और 70,000 का प्रॉफिट है, क्या ये सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे आपको रिजल्ट दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है। कैसे? फिक्स्ड कॉस्ट एक यूनिट के लिए भी आपको 10,000 लगेगी, 10 यूनिट के लिए भी यही फिक्स्ड कॉस्ट लगने वाली है, क्योंकि सिर्फ वॉल्यूम नहीं इन्वॉल्व और फिक्स्ड कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। इसलिए ये ट्रू फिगर नहीं दे रहा है कि वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हमारे प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ रहा है। तो एक्चुअल मेजरमेंट उसका होता है कंट्रीब्यूशन की वजह से, कि कंट्रीब्यूशन में दिस एक्चुअली स्पेसिफाइज, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, इधर है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो क्लियरली नंबर ऑफ यूनिट्स वॉल्यूम का मेजर इंपैक्ट कंट्रीब्यूशन पे ही है। तो ये फिगर बताती है हमें कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, मतलब 1 रुपए की अगर सेल किया उस पर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, वो कंट्रीब्यूशन से पता चलता है, ना कि प्रॉफिट से। इस रीजन से हम लोग कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 ये फॉर्मूला लेते हैं पीवी रेशियो के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी पीवी रेशियो आपका कैलकुलेट करूँ तो फर्स्ट सिचुएशन में पीवी रेशियो कितना आएगा आपका? 40,000 अपॉन 1 लाख, मतलब इधर 40%, और इधर 80,000 अपॉन 2 लाख, वापस 40%। तो आपका पीवी रेशियो चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, बिकॉज सब वेरिएबल सेम है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको
ये बताती हूँ कि पीवी रेशियो के हम लोग फॉर्मूला एक्चुअली कैसे डिराइव करते हैं। जैसे अभी मैंने एक चीज़ तो हमने देख ली, क्या देखी, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ये मैंने देख लिया और इसका रीज़न भी देखा कि मैंने कंट्रीब्यूशन क्यों लिया। अब एक और बात बताओ मुझे, कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, ये मेरा हो गया। तो इसमें मैं इसको इस तरीके से भी कर सकती हूँ कि सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, तो ठीक है इधर, तो ये दोनों कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इज इक्वल टू पीवी रेशियो। क्या ये समझा? ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। हमने सिर्फ क्या किया, ये कंट्रीब्यूशन को सेग्रीगेट किया कि कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और उसको हमने आगे सॉल्व किया। तो दिस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो पीवी रेशियो अगर 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पीवी रेशियो। वाइस वर्सा, मतलब अगर मेरा पीवी रेशियो 40% है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60%। सिंपल है, समझा? ठीक है, ये हमने एक और फॉर्मूला बना लिया इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। थर्ड अगर हम देखें, पीवी रेशियो इज इक्वल टू, अब ये जो सेल्स, अगेन मैं लेती हूँ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। अब सेल्स क्या बोल सकती हूँ मैं, अगर मुझे इसको एक्सपांड करना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। और वेरिएबल कॉस्ट को मैं क्या क्या बोल सकती हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ये समझा? ठीक है, इसमें से मैं नंबर ऑफ यूनिट्स कॉमन ले लेती हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स कॉमन ले लिया, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो ये क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहता है? यस। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट divided by sales is also my PV ratio. तो बेसिकली इट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये भी मेरा एक और फॉर्मूला बन गया है। चलो अब मुझे एक एग्जाम्पल से सॉल्व करके बताओ कि आपको अभी तक कितना समझा है। एग्जाम्पल में अगर आपको दूं तो सेलिंग प्राइस लिख लो ₹100, इसका पीवी रेशियो लिखो 40%, नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 लिख लो। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। चलो अभी तक हमने जो किया आप उसके बेसिस पे कैलकुलेट करके बताओ। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि वो आप ये फॉर्मूला को उसमें यूज कर सकते हो। ट्राई करिए ये क्वेश्चन। चलो अभी मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। देखो वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने पीवी रेशियो हमको ऑलरेडी दे दिया 40%। अगर पीवी रेशियो हमको 40% दिया, अभी मैंने आपको बताया कि पीवी रेशियो अगर ये है 40 तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो उसका जो अदर हाफ पार्ट है। तो अगर मुझे पीवी रेशियो 40 दिया है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मैं 60% बोल सकती हूँ, मतलब 1 माइनस पीवी रेशियो। और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या है, इट इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होता है। तो मैं अगर इसमें फिगर्स डाल दूं तो मुझे क्या क्या पता है, मुझे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पता है कि ये 60% है, मुझे सेल्स पता है क्या, हाँ मैं निकाल सकती हूँ 100 इंटू
10,000 यूनिट्स, ये मेरी सेल्स हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो मुझे अगर मैं 10,000 इंटू 100 करके उसका 60% कर दूं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट फिगर आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट मेरी टोटल हो गई 6 लाख रुपीस की। और मुझे अगर पर यूनिट निकालना है तो मैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लूं, तो इसको हो जाएगा 6 लाख अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है 10,000, 6 लाख अपॉन 10,000 60। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट इस तरीके से आ गई। तो आपको ऐसे मरोड़ के और तोड़ के बहुत सारे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट बना के दे सकती है। आपको सिर्फ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने बताया, मैंने अभी आपके सामने फॉर्मूला ड्राफ्ट करके बताया कि क्या किया है, मैंने कुछ भी अलग दिमाग नहीं लगाया। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा क्या है जिसपे मैंने फॉर्मूले भी बनाए हैं। अगर आपको कुछ नए पैटर्न्स आ रहे एग्जाम में और आपको लग रहा है यार मुझे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता या मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो आप सिर्फ लॉजिक लगाओ कि ये एक फॉर्मेट आप लिख लेना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। बस ये कॉन्सेप्ट, और इसको भी आप यहाँ पे अगर ऐसे लिख लोगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज कंट्री पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, और प्रॉफिट, ये सब आप इस तरीके से लिख लोगे तो आप बस फिगर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि जो भी मिसिंग फिगर है इससे आप निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे बस वही किया है, एक दूसरे के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट किया और हमारे नए नए फॉर्मूलेज बन गए। चलिए आप एक काम करिए, अभी ये मैं सब हटा देती हूँ। हंड्रेड, तो आप लिख लीजिए एक ये सेकेंड फॉर्मूला, आप ये मैंने आपको जो बताया कैसे डिराइव हुआ, तो आप सिर्फ ऐसे लिख ली। चलो मैं आपको एक लिख के ही दे देती हूँ कि पीवी रेशियो, आप हेडिंग डाल दीजिए पीवी रेशियो, और इसमें आप फॉर्मूला नंबर 1 लिखिए, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सेकेंड फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया पीवी रेशियो का, एक लिख लो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100 कर लो। फिर एक मैंने आपको क्या बताया पीवी रेशियो का फॉर्मूला, अभी जो मैंने वेरिएबल कॉस्ट रेशियो से माइनस किया था, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, ये मैंने आपको बताया, तो ये लिख लो, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये तीसरा। और यहाँ पे देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस पीवी रेशियो, आप ये भी लिख लो। तो ये तीनों फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लो, अभी ये मैंने आपको ड्राफ्ट करके बताया कि किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, और एक ये एग्जाम्पल भी आप लिख लो ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाए। तो पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अभी आप ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लीजिए। चलो आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं पीवी रेशियो को फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स लिखूं इनटू 100, क्या ये सही रहेगा? हाँ, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मैंने क्या, अभी आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया था इसी सेशन में कि कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रहेगा, और क्यों रहेगा सही ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें फिगर्स डाल दिया तो हमको पीवी रेशियो मिल जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, सेल्स 10 लाख की, प्रॉफिट ऑन सेल्स ये लिख लो आप 1 लाख, सॉरी 10%, फिर लिखो आप फिक्स्ड कॉस्ट ये लिख लो 2 लाख, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन एंड पीवी रेशियो। ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, चलो जल्दी से सॉल्व कर लो। चलो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा,
प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया, मतलब मैं प्रॉफिट क्या रहेगा मेरा, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, 10 लाख का 10%, मतलब 1 लाख। फिर फिक्स्ड कॉस्ट मेरी मुझे कितनी दी है, 2 लाख। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन विल बी 3 लाख। देयरफॉर पीवी रेशियो क्या अपना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, 3 लाख अपॉन 10 लाख, 30% हो गया मेरा पीवी रेशियो कैलकुलेट। तो इसमें मुझे कंट्रीब्यूशन भी पूछा था, इसलिए मैंने कंट्रीब्यूशन अलग से निकाला। अगर मुझे सिर्फ डायरेक्टली पीवी रेशियो बोलते तो मैं कैसे कैलकुलेट करती थी डायरेक्टली पीवी रेशियो, पीवी रेशियो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं डायरेक्ट करती थी 1 लाख प्रॉफिट प्लस 2 लाख फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स है 10 लाख की, इंटू 100 कर लो। तो दिस इज ऑल्सो 3 लाख अपॉन 10 लाख इज इक्वल टू 30%। सिंपल। चलो आप ये भी लिख लो। अब आप अगर यहां नोटिस करोगे, इधर मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, चलिए इसको मैं 80,000 लिख दूंगी, 80,000। हाँ, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस नोटिस करोगे कंट्रीब्यूशन में तो ये आएगा 40,000, और आप अगर यहाँ नोटिस करोगे डिफरेंस तो ये भी आएगा सेम 40,000। क्यों सेम आ रहा है ये डिफरेंस, क्योंकि हमने सेम अमाउंट लेस की है। ये 10,000 की फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है ना। अब आप बोलोगे कि मैम फिक्स कॉस्ट भी तो चेंज हो सकती है ना, मतलब कभी हो सकता है कि हमने न्यू फिक्स्ड कॉस्ट इनकर की होगी, बट इसके लिए हमने अजम्पशन लेते हैं पीवी रेशियो में कि फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम। तो अभी यहाँ पे भी सेम डिफरेंस है, यहाँ पे भी सेम डिफरेंस है, तो क्या मैं एक और फॉर्मूला ऐसे बना सकती हूँ क्या कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, या डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन अपॉन डिफरेंस इन सेल्स। देखो कैलकुलेट करके सेम फिगर आ रही है क्या। अभी अगर मैं डिफरेंस इन प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो 40,000 का डिफरेंस है और मेरी सेल्स में डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 लाख का, तो ये 40% हो गया। और वहीं मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं, डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन मेरा 40,000 है, ये भी 40,000 है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स 1 लाख, तो ये डिफरेंस भी हो रहा है, ये भी हमारा रेशियो हो रहा है 40%। तो इसका हमने अभी एक और फॉर्मूला बना लिया, क्या लिखा, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स। और एक और सिक्स फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन अपॉन डिफरेंस इन सेल्स। ये हमने देख लिया। अब एक और देखते हैं पीवी रेशियो। वैसे ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस टोटल, एक मिनट, हाँ, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, इसको प्रॉफिट को हमने एक्सपैंड कर दिया डिवाइडेड बाय सेल्स। तो अगर मैं ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन टोटल सेल्स, ये सब मैं कॉमन लेती हूँ क्योंकि डिफरेंस इन प्रॉफिट इज डिफरेंस इन टोटल सेल्स माइनस डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स। तो मैं अगर टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स कर दूं और माइनस टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कर दूं तो ये चलेगा क्या, चलेगा। तो इन दोनों को मैं अगर कैंसिल कर दूं सेल्स अपॉन सेल्स तो ये 1 हो जाएगा। तो मुझे एक और फॉर्मूला क्या मिल रहा है, 1 माइनस डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, ये मेरा हो गया एक और फॉर्मूला। तो मैं इसको भी लिख लेती हूँ, क्या, 1 माइनस डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स। आप ये भी फॉर्मूला अभी लिख लीजिए, इसको मैं हटा देती हूँ। हाँ, ये तीनों आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए हम देखते हैं अब आगे क्या कर सकते हैं। देखो ये जो कंट्रीब्यूशन के बीच का डिफरेंस है ये कितना आ रहा है, डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन आ रहा है 40,000 और डिफरेंस इन प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है 40,000। क्या ये दोनों सेम है? हाँ सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मैंने सेम फिक्स्ड कॉस्ट लेस किए, दोनों में से मैंने अगर सेम फिगर लेस किए तो जो उनका डिफरेंस है वो भी सेम आना चाहिए ना। इधर 40,000 का डिफरेंस है, इधर भी 40 ही रहेगा गैप। तो क्या मैं ये फॉर्मूला बना सकती हूँ क्या, पीवी रेशियो इज इक्वल टू डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन अपॉन डिफरेंस इन सेल्स। अभी मैं अगर इसमें वैल्यू डालूं, डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन मतलब 40,000 अपॉन डिफरेंस इन सेल्स मतलब 1,00,000, तो मेरा 40% आएगा कि नहीं आएगा? देखो 40%, ये हमारा मैच हो रहा है इधर से। और एक और चीज मैं ये कर सकती हूँ क्या, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट मेरा यहाँ पे दोनों जगह सेम लग रहा है तो मेरा ये डिफरेंस भी सही सेम ही आ रहा है, तो मैं डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स लूँ तो मेरी क्या पीवी रेशियो सेम आएगा क्या? चलो इसमें भी वैल्यू डालते, डिफरेंस इन प्रॉफिट 40,000 और डिफरेंस इन सेल्स 1,00,000, तो ये भी सेम आ रहा है। तो ये हमने और दो फॉर्मूले बना लिए। अब मैं अगर आपको एक और चीज बताऊं कि ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है? टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। इसको मैंने डिवाइड किया बाय टोटल सेल्स इनटू 100 अगर कर दूं मैं, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट था तो डिफरेंस इन टोटल सेल्स माइनस डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट करूँ तो डिफरेंस इन टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स माइनस डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। मैं ये कर सकती हूँ, हाँ, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया एक दूसरे से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। ये मेरा एक और फॉर्मूला बन गया। मैंने सिर्फ इस चीज को, प्रॉफिट को एक्सपैंड कर दिया और मेरा एक और फॉर्मूला बन गया। तो आप 3 और फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लीजिए, इसमें आप ऐड कर लिए। फॉर्मूला नंबर ये 4 तक हो गया था, अभी आप 5th फॉर्मूला लिख लो। 5th हमने क्या देखा अभी, PV रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। फिर एक हमने 6th फॉर्मूला देखा पीवी रेशियो का, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। और अभी हमने एक और क्या देखा, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स। ये हमने और 3 फॉर्मूले देखे। चलिए आप इसको लिख लीजिए। चलो अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप मुझे वो सॉल्व करके बताइए। एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गई सेल्स, इधर 1,00,000 1.5 लाख, ये आप जनवरी पकड़ लो, ये फेब्रवरी पकड़ लो। मैं टोटल कॉस्ट आपको देती हूँ 2,00,000 और ये आपकी, सॉरी, टोटल सेल्स 2,00,000 और इधर 3,00,000 ले लो, इधर आप टोटल कॉस्ट ले लो 1,00,000 और इधर आप 1.5 लाख ले लो। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट एंड पीवी रेशियो। ये आपको मैंने दिया क्वेश्चन, अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके ऊपर ही बेस्ड है, आप ये ट्राई करिए आपको आता है क्या। चलिए इसमें से पीवी रेशियो में निकाल सकती हूँ क्या? अभी हमने जो ऊपर ही ये रीसेंट फॉर्मूला देखा, ये देखो पीवी रेशियो इज 1 माइनस टोटल कॉस्ट में डिफरेंस कितना हो रहा है 50,000 का, और सेल्स में डिफरेंस कितना है 1,00,000 रुपए का। तो 1 माइनस अगर मैं ये कर दूं तो मुझे आ जाएगा क्या, 50,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 मतलब 50%, तो 1 माइनस 50% इज 50% मेरा पीवी रेशियो हो गया।
अब मेरे पास पीवी रेशियो है, तो पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो पीवी रेशियो अगर मुझे पता है 50 है, सेल्स कितनी है 2 लाख है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे मिल जाएगा 2 लाख का 50% मतलब कंट्रीब्यूशन मेरा हो गया 1 लाख। कंट्रीब्यूशन 1 लाख है, सेल्स मुझे पता है 2 लाख है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट मैं निकाल सकती हूँ, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, तो वो भी आ जाएगा 1 लाख रुपए का। तो इस तरीके से हम ऐसे फॉर्मूले यूज करके सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार लिख लो। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि अगर आपको पीवी रेशियो बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो आप कैसे करोगे? पहली बात, आपको पीवी रेशियो क्यों बढ़ाना पड़ेगा? पीवी रेशियो हमको इसलिए बढ़ाना है क्योंकि हमको क्या जानना है, बेसिकली पीवी रेशियो क्या डिनोट करता है कि हमारा प्रॉफिट कितने प्रपोर्शन में बढ़ रहा है। अगर हमारी वॉल्यूम बढ़ रही है तो मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है तो पीवी रेशियो बढ़ा मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है हमारा उतना। तो दो तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है कि हम सेलिंग प्राइस बढ़ाए जिससे हमारा पीवी रेशियो बढ़ेगा, दूसरा हो सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट हम कम करें। अब ये कैसे होगा, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में हमारी सेलिंग प्राइस है सपोज 100, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 30, तो ये 70 हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट पकड़ लो 40, तो इस तरीके से मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 30। अब यही मैं क्या करती हूँ, मैं मेरी सेलिंग प्राइस बढ़ाती हूँ, तो मैं 100 की जगह सेलिंग प्राइस अब कर देती हूँ 120। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो मुझे सेम लग रही है, तो ये 90 हो गया, इधर 40 तो ये 50। अब मैं पीवी रेशियो अगर कैलकुलेट करूँ तो दिस विल बी 70% और इधर 90 अपॉन 120, 90 अपॉन 120 इज 75%। तो क्या मेरा पीवी रेशियो बढ़ा? यस, पहले 70 था अब 75% होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेलिंग प्राइस बढ़ाई। अब यही हम वेरिएबल कॉस्ट के लिए देखते हैं कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट कम करते हैं तो फर्क पड़ता है क्या। मेरी सेलिंग प्राइस है 100, वेरिएबल कॉस्ट अब मेरी कितनी है, पहले मेरी 30 में हो रहा था तो अब सपोज 20 में हो रहा है काम, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 80 रुपीज़, इसमें से फिक्स कॉस्ट 40, तो मेरा 40 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। पीवी रेशियो कितना होगा 80 अपॉन 100 मतलब 80% मेरा हो गया पीवी रेशियो। तो ये 70 पहले आ रहा था, अब मैंने जैसी वेरिएबल कॉस्ट कम की अब मेरा आ गया 80%। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी कम करने से पीवी रेशियो बड़ा है। एक और तरीका इसका ये हो सकता है कि मैंने सेलिंग प्राइस बढ़ाई है उसके साथ साथ मैं वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको भी कम कर दूं। अगर मैं ये दोनों को साथ में करूं तो देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा। तो मेरी सेलिंग प्राइस जो है अभी 120 हो गई, एक सेकेंड, सेलिंग प्राइस मेरी 120 है, वेरिएबल कॉस्ट मैंने कम करके 20 पे ला ली, और तो मेरा कंट्रीब्यूशन 100 हो गया, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 40 है, तो मेरा प्रॉफिट 60 आ जाएगा। तो मेरा पीवी रेशियो क्या आया 100 अपॉन 120, तो विच इज 100 अपॉन 120 मतलब 83%, 83.33%। तो फिर मेरा पीवी रेशियो बढ़ा। तो मैंने क्या क्या देखा, सेलिंग प्राइस बढ़ने से, वेरिएबल कॉस्ट कम होने से, और सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से भी मेरा पीवी रेशियो चेंज हो रहा है। तो हम ये पॉइंट अभी लिख लेते हैं। क्या लिखना है हमें, पीवी रेशियो इंक्रीजेस इफ, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस, और क्या है वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस या रिड्यूसेस, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये तीन तरीके हो गए हमारे पीवी रेशियो बढ़ाने के, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है कॉम्पोजिट पीवी रेशियो। क्या नाम है, कॉम्पोजिट पीवी रेशियो।
कॉम्पोजिट पीवी रेशियो मतलब कंबाइंड पीवी रेशियो। कैसे, चलो एग्जाम्पल देखते हैं वापस। हमारी एकेडमी है पीसीए, ये आपको फाइनल के ग्रुप 3 के सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। कौन से? लॉ, एसएफएम, टैक्स और एससीएम, ये 4 सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। इसकी सेलिंग प्राइस लॉ की समझ लो है 6000, इसकी 5, इसकी 7 और इसकी 5, ये इसकी प्राइजेज है। वेरिएबल कॉस्ट पकड़ लो 2000, 3000, 3000, 2000, ये मैंने इसकी वेरिएबल कॉस्ट पकड़ ली। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है इधर अभी हर सब्जेक्ट का? कंट्रीब्यूशन 4000, 2000, 4000, 3000, ये हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है अभी, कैलकुलेट कॉम्पोजिट पीवी रेशियो ऑफ ग्रुप 3। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको ये डिटेल्स दी है। तो इसमें अभी आपको एक चीज और देंगे ये लोग कि सेल्स मिक्स क्या है? मतलब जो टोटल सेल्स हो रही है, मतलब 1 करोड़ की सेल्स हो रही है, तो लॉ का कितना, एसएफएम का कितना, टैक्स का कितना, किससे कितना रेवेन्यू हो रहा है या कितना सेल्स हो रहा है। सपोज लॉ से मुझे हो रहा है 20 लाख, इससे 30 लाख, इससे 30 लाख और इससे 20 लाख, ये मेरा रेवेन्यू सेल्स मिक्स हो गया। अब मुझे अगर कैलकुलेट करना है इसका कॉम्पोजिट पीवी रेशियो, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? इसका मैं सॉल्यूशन लिखूंगी, पहले मैं पीवी रेशियो कैलकुलेट करूंगी। पीवी रेशियो क्या आ रहा है? तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस, मतलब 4000 अपॉन 6, 66.67%, फिर 2000 अपॉन 5000 मतलब 40%, इसका आ रहा है 4000 अपॉन 7000, 57.14%, और 3000 अपॉन 5000, 60%। ये मैंने सबके इंडिविजुअल पीवी रेशियो निकाल लिए। अब मुझे सेल्स मिक्स दिया है, तो मैं ये करूंगी कि मैं निकालूंगी कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में कैसे निकालूंगी? देखो, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। मेरे पास अभी पीवी रेशियो आ गया, मेरे पास सेल्स मिक्स मतलब सेल्स का फिगर है, तो मैं इस तरीके से कंट्रीब्यूशन निकालूंगी। तो मेरा कंट्रीब्यूशन में कैसे निकालूंगी? 20 लाख का 66.67%, इस तरीके से मैं हर एक का कंट्रीब्यूशन निकालूंगी। मतलब 20 लाख का 66.67%, 13 लाख 33,400, अभी 30 लाख का 40% मतलब 12 लाख, 30 लाख का 57.14%, 17 लाख 14,200, 20 लाख का 60% मतलब 12 लाख। ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब मुझे कॉम्पोजिट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? कॉम्पोजिट पीवी रेशियो इज इक्वल टू, हमारा नॉर्मल पीवी रेशियो क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कॉम्पोजिट मतलब सबका कंबाइंड क्या रहेगा? ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अपॉन ओवरऑल सेल्स। इस तरीके से मैं मेरा कॉम्पोजिट पीवी रेशियो निकाल सकती हूँ। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मतलब ये सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये जो सारी फिगर्स है इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो कितना? 13,33,400 प्लस 12 लाख प्लस 12 लाख प्लस 17 लाख 1420, ठीक है। तो ये हो रही है 54,47,600 डिवाइडेड बाय मेरा जो पूरा से ओवरऑल सेल्स कितना था? 1 करोड़ का था, तो इससे मैं 1 करोड़ से डिवाइड कर दूंगी। ये आ रही है 54.47%। इस तरीके से मैंने कॉम्पोजिट पीवी रेशियो निकाल लिया। बट आपके क्वेश्चन में कैसा दिया जाता है? अभी जो आपको ये फिगर्स दी गई थी ना कि ये 20 लाख है, 30 लाख है, 30, 20 है, ये आपको नहीं दी जाती। आपको क्या दिया जाता है? आपको दिया जाता है रेशियो। कैसा रेशियो? मैं बताती हूँ आपको कि ये 20% है, ये 30% है, ये 30% है और ये 20% है।
तो आपको अभी पता ही नहीं, आप कैसे निकालोगे? आपका ये कंट्रीब्यूशन आप किस बेसिस पे निकालोगे? आपके पास तो फिगर ही नहीं है सेल्स की। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अब अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया है तो मैं इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करूंगी, मैं आपको बताती हूँ। कॉम्पोजिट पीवी रेशियो इज इक्वल टू, जो इसका वेटेज है, वेटेज कितना आ रहा है 20% इनटू, एक मिनट, हाँ मुझे अभी एक चीज का काम था जो मैंने डिलीट कर दिया। हाँ, मैं यहां से डिलीट करूंगी। हाँ, कॉम्पोजिट पीवी रेशियो इज इक्वल टू, जो वेटेज है, ये वेटेज दिया है मुझे 20% का, इसको भी मैं निकाल देती हूँ। हाँ, ये 20% का वेटेज दिया है इनटू पीवी रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो मतलब वेटेज ऑफ लॉ इनटू पीवी रेशियो ऑफ लॉ, पीवी रेशियो ऑफ लॉ प्लस वेटेज ऑफ नेक्स्ट सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट 2 पकड़ लो, इनटू पीवी रेशियो ऑफ दैट सब्जेक्ट प्लस वेटेज ऑफ थर्ड सब्जेक्ट इंटू पीवी रेशियो ऑफ थर्ड सब्जेक्ट प्लस वेटेज ऑफ फोर्थ सब्जेक्ट इंटू पीवी रेशियो ऑफ फोर्थ सब्जेक्ट। ये मेरा हो जाएगा फॉर्मूला। इसमें मैं अगर फिगर्स डालूं तो क्या रहेगी, वेटेज कितनी दी गई है इसकी 20%, 30%, 30%, ठीक है। तो 0.2 इंटू इसका पीवी रेशियो है 66.67% प्लस वेटेज कितना है इसका 30% है नेक्स्ट सब्जेक्ट का, इंटू पीवी रेशियो इज 40% प्लस नेक्स्ट सब्जेक्ट का वेटेज इज 0.3 इंटू 57.14% प्लस 0.2 इंटू 60%। ये अगर मैं चारों का वेटेज अगर कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा कॉम्पोजिट पीवी रेशियो। तो मैं इसको फटाफट कैलकुलेट करती हूँ। 0.2 इंटू 0.6667 प्लस 0.3 इंटू 0.4 प्लस 0.3 इंटू 0.5714 प्लस 0.2 इंटू 0.60, ये देखो ये आ रहा है 54.47। ये हो गया हमारा कॉम्पोजिट पीवी रेशियो। तो अगर हमें सेल्स मिक्स का इस तरीके से परसेंट दिया जाता है तो हमें ये ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर हमें फिगर्स दी जाती है तो हमें क्या करना है, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अपॉन ओवरऑल सेल्स, इस तरीके से हम कॉम्पोजिट पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये वाला पार्ट पूरा कॉपी कर लीजिए। चलिए, आज के सेशन में हमने हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन किया है और कैलकुलेट करके देखा कि सेल्स कैसा आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे आ रहा है, प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट, सबका हमने ब्रेक डाउन किया है। और हमने बहुत सारे पीवी रेशियो के फॉर्मूला ड्राफ्ट किया है। और हमने क्या देखा, हमने कॉम्पोजिट पीवी रेशियो का कैलकुलेशन देखा। आज के सेशन में हमने बेसिकली हमारे बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है। और अब हम नेक्स्ट सेशन में स्पीड अप करेंगे और हम ब्रेक इवन एनालिसिस पे चले जाएंगे, हमारे मेन टॉपिक पे। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।